हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। होप डिफ्रैक्शन की तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी और इसका फास्ट डिवीजन इस कैप्सूल के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो 2012 के आसपास पूछा गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न व्हेन सिंगल स्लिट इज रिप्लेस्ड बाय डबल स्लिट। क्या होगा अगर सिंगल स्लिट को डबल स्लिट से रिप्लेस कर देंगे तो प्रिंसिपल मैक्सिमा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो आपको इसमें लिखना है व्हेन सिंगल स्लिट इज रिप्लेस्ड बाय डबल स्लिट देन इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा बिकम्स 4 टाइम्स। जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी वैल्यू, उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। डेरिवेशन में हमने कर भी रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट जो पूछा जाता है, स्टेट द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अकर। डिफ्रैक्शन, लाइट का डिफ्रैक्शन होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? तो याद रखिएगा हमेशा, द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो साइज है ऑब्स्टेकल का, वो हमेशा जो हमने लाइट यूज करी है उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई डिफ्रैक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड फॉर लाइट पासिंग थ्रू अ विंडो इन अ रूम। अगर किसी रूम में किसी विंडो से लाइट एंटर कर रही है तो वहां पर हमें डिफ्रैक्शन क्यों नहीं दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज विंडो एज अ स्लिट इज मच वाइडर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन देखा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर विंडो जो है इसको अगर हम स्लिट मान लें तो वो कैसी है, बहुत ज्यादा वाइडर है लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। सो फॉर लार्जर स्लिट the minima and also the secondary maxima will come very close to each other and merge, due to which the diffraction pattern will not be observed। तो इसका यही है आंसर। याद रखिएगा कि लार्जर स्लिट्स में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाती हैं, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती हैं, मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा, इसलिए हमें डिफ्रैक्शन जो है नहीं मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी लग करके आता है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया हुआ है। तो कैसे इसको लिखेंगे तो समझ लेते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आप बता सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन और बोथ आर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, देयरफॉर डिस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन और both are at infinite distance from the diffracting device, therefore angular inclinations are important in the class of diffraction। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, फ्रेस्नेल में फाइनाइट डिस्टेंस होती है जो भी डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है और जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके बीच में, जबकि फ्राउनहोफर में इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की तरफ, द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ज्यादातर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल मिलेगा या सिलेंड्रिकल होगा फाइनाइट डिस्टेंस की वजह से। जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमेशा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। सोर्स जो अभी बताया पहला पॉइंट सोर्स है, और जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है बहुत ज्यादा दूर होने के कारण जो वेव फ्रंट हमें मिलता है वो कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में नो लेंसेज और मिरर्स आर यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशंस। फ्रेस्नेल में कोई भी मिरर या लेंस का यूज नहीं किया जाता है, जबकि फ्राउनहोफर में लेंस और मिरर्स का यूज हम लोग करते हैं एज अ डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। फ्रेस्नेल में आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जोन प्लेट्स आर यूज्ड। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में ज्यादातर जोन प्लेट्स का यूज किया जाता है, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट, डबल स्लिट या हम प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। जो सेंटर है डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो हमेशा फ्रेस्नेल में ब्राइट या डार्क मिलता है, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सेंटर है डिफ्रैक्शन पैटर्न का ये हमेशा ही हमें ब्राइट मिलता है, डार्क कभी नहीं मिलता है। सो इसीलिए एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है,
ऑल्सो नोन एज द नियर फील्ड डिफ्रैक्शन, क्योंकि बहुत फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो इसको नियर फील्ड डिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को हम फार फील्ड डिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंसेस को एग्जाम में लिख सकते हैं। जरूर आने वाला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। क्वेश्चन फिफ्थ है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू लाइट वेव्स सुपर इम्पोज ईच अदर एंड देयर इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। While in diffraction, bending of light around sharp edges of objects into the geometrical shadow is called diffraction. तो diffraction में शार्प एजेस जो है ऑब्जेक्ट की उसकी तरफ मुड़ना, बैंड होना लाइट का ही डिफ्रैक्शन है, जबकि इंटरफेरेंस में दो लाइट्स वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती है। इंटरफेरेंस में लिख सकते हैं आप, इन इंटरफेरेंस वेव्स मीट ईच अदर एंड कंबाइंड एडिक्टिवली और सब्ट्रैक्टिवली टू फॉर्म कंपोजिट वेव्स। इसमें या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, दो जो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन अ वेव एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल और अ स्लिट। इसमें केवल डिफ्रैक्शन होता है, इसमें वेव्स आपस में कंबाइन नहीं होती है। इंटरफेरेंस में आप लिख सकते हैं कि इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस बनती हैं, जो पैटर्न बनता है इंटरफेरेंस का, वो हमेशा इक्वली स्पेस्ड होता है, मैक्सिमा मिनिमा ये सब इक्वली स्पेस्ड होगा। जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस होंगी, दीज आर नेवर इक्वली स्पेस्ड। इंटरफेरेंस में आप लिख सकते हैं ऑल द मैक्सिमाज आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, जितनी भी मैक्सिमा बनेगी वो सभी एक जैसी इंटेंसिटी की होंगी। लेकिन डिफ्रैक्शन में यही चीज अगर हम जब देखते हैं तो उसमें सेंटर मैक्सिमा अलग होती है, जिसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू में हमें इंटेंसिटी की मिलती है। फिर इसी तरीके से जो डिफरेंट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगी और मिनिमम मिलेगी, सबकी इंटेंसिटी डिफर होती है। इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमा हमेशा परफेक्टली डार्क आपको मिलेगी मिनिमा, लेकिन डिफ्रैक्शन में मिनिमा कभी भी परफेक्टली डार्क हमें नहीं मिलती। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस हैं जो आप मेन एग्जाम में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 है, व्हाट हैपेंस टू डिफ्रैक्शन पैटर्न व्हेन सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस। अगर हम जो सिंगल स्लिट की विड्थ होती है उसको इंक्रीज कर दें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2016 में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, इफ द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज देन द एंगल इज ऑल्सो डिक्रीज एंड सेंट्रल पीक विल बी शार्पर। तो नैरो जो सेंट्रल पीक होगा वो नैरो होगा और शार्प होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 जो पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑन सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर सिंगल स्लिट में वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो एज वेवलेंथ इज इंक्रीज, the angle at which nth order minimum is formed increases, hence we can say the spectrum becomes wider। तो याद रखिएगा, जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो जो एंगल होगा जिस पर nth ऑर्डर हमारा जो है मिनिमम फॉर्म होता है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो हमेशा हमें और वाइड स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्वेश्चन 8 2012 में जो पूछा गया है स्टूडेंट्स, अंडर व्हाट सिचुएशंस सर्टेन ऑर्डर्स इन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा आर मिसिंग। तो ग्रेटिंग जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें कई बार कुछ ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बन के आ रहा होता है उसमें कुछ स्पेक्ट्रम हमें नहीं अचीव होते हैं, नहीं मिलते हैं। वो क्यों मिस होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसमें क्या लिखना है, when conditions for maximum intensity in interference term and the condition for minimum intensity in diffraction term are simultaneously satisfied, those orders are missing from the spectrum। हमने सिंगल स्लिट का भी और एन स्लिट का भी डेरिवेशन लॉन्ग में कर रखा है। उसमें हम क्या देखते हैं कि वो दोनों जब हमें इंटेंसिटी की इक्वेशन मिलती है तो उसमें इंटरफेरेंस का भी टर्म हमें मिल रहा होता है और डिफ्रैक्शन का भी मैथमेटिकल जो इक्वेशन हमें मिलती है, तो वहां से ही ये एक इक्वेशन छोटी सी ड्राइव करी जाती है। और न्यूमेरिकल में भी ये हम लोग यूज करते हैं कि जब भी हमें मिसिंग ऑर्डर निकालना हो तो n इक्वल टू ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, m अपॉन ई
मल्टीप्लाई ई प्लस डी जहां पर ग्रेटिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे किस कंडीशन में मिसिंग ऑर्डर्स हमें मिलेंगे, जब कंडीशन क्या होगी, इंटरफेरेंस टर्म और जो कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी इन डिफ्रैक्शन टर्म, ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहे होंगे। उस कंडीशन में कुछ ऑर्डर हमें मिस होके मिलेंगे, कौन से ऑर्डर होंगे वो निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट रिले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन, 2015 में भी ये आया हुआ है। तो क्या है रिले क्राइटेरिया, तो याद रखिएगा, टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट सोर्सेस और वेवलेंथ्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट when the principal maximum in the diffraction pattern of one object or wavelength coincides with the first minimum of the diffraction pattern of the order। तो रिले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कब हमें जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन मिलती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जब प्रिंसिपल मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो है वो कोइंसाइड करे पहले मिनिमम के साथ डिफ्रैक्शन पैटर्न के, तो हम कहेंगे वहां पर कि वो जस्ट रिजॉल्व, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन अचीव कर सकता है। तो ये रिले क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 भी स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी आया है। State the factor on which the resolving power of grating depends। resolving power of grating किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है लिखना है, और इसका 2 नंबर में अलग से ही पूछा जाता है, अभी देखेंगे आगे की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहीं से आप वो फैक्टर्स लिख पाएंगे। रिजॉल्विंग पावर लैम्डा बाई डी लैम्डा का टर्म ही रिजॉल्विंग पावर कहलाता है, और ये होता है स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन के बराबर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हैंस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग एंड द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो जो स्मॉल एन है ये ऑर्डर और स्पेक्ट्रम को दिखाता है, और कैपिटल एन जो होती है वो नंबर ऑफ लाइंस, जो टोटल किसी ग्रेटिंग को बनाते समय टोटल नंबर ऑफ लाइंस खींची जाती हैं, वही टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं ये कैपिटल एन से डिनोट की जाती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा दोनों फैक्टर पर डिपेंड करती है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का, 2 नंबर के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, या कभी पूछा जाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या है, या इसको ऐसे ही पूछा सकता है डिफरेंशिएट डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो इसको डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिनमें डेफिनेशन भी है और कुछ डिफरेंस भी है। तो पहली चीज, पहला पॉइंट, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होता है, तो ये याद रखना है आपको, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड डी थीटा बाई डी लैम्डा। तो हमेशा रखेंगे इस फॉर्मूले को, याद कर लीजिए, डी थीटा बाई डी लैम्डा यही डिस्पर्सिव पावर है। तो इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डी थीटा बाई डी लैम्डा का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, डी थीटा हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो वेवलेंथ में जो स्मॉल चेंज है वो है डी लैम्डा। तो इनका जो रेशियो होता है यही हमारा डिस्पर्सिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि रिजॉल्विंग पावर की बात करें, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर हम निकालते हैं, तो ऐसी ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, मैथमेटिकली इसको लैम्डा बाई डी लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू शो द टू नेबरिंग स्पेक्ट्रल लाइंस एज अ सेपरेट। तो जो जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व कर पाए किसी भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रम बनेगा डिफ्रैक्शन का, उसको रिजॉल्व कर पाए, तो वही रिजॉल्विंग पावर बताती है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूले के फॉर्म में, तो डी थीटा बाई डी लैम्डा का फॉर्मूला होता है n अपॉन ई प्लस डी कॉस थीटा। ये न्यूमेरिकल में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए आता है। इसी तरीके से रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू होता है स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, जहां पर स्मॉल एन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल एन जो नंबर ऑफ लाइंस खिंची हुई होती हैं डिफ्रैक्शन में, उनको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं डिस्पर्सिव पावर डिपेंड अपॉन द ग्रेटिंग एलिमेंट ई प्लस डी while the resolving power is independent of grating element। तो इन 3 पॉइंट्स के द्वारा आप 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी को थोड़ा और ज्यादा कर देंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आया हुआ है तो वहां पर ये आपको काफी हेल्प देगा।
स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, 2004 में ये आया हुआ है। सो दैट ओनली फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा इज पॉसिबल इफ द विड्थ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट इज लेस देन ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि शो करिए केवल फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रा पॉसिबल होगा यदि जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो, ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, 2 लैम्डा से कम होगी, तो केवल एक ही ऑर्डर हमें मिलेगा, ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटिंग के लिए इक्वेशन होती है, ग्रेटिंग इक्वेशन E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से हम यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स की अगर बात करें तो ये वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स मिलेंगे। ये वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री रखें। तो चलिए मान लेते हैं कि हम मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स को निकाल रहे हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होंगे वो क्या इक्वेशन बनी है यहाँ पे, n इक्वल टू ई प्लस डी डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब यहाँ पर ये तो हमारी कंडीशन बन गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटिंग एलिमेंट इज लेस देन 2 लैम्डा। तो E प्लस डी की वैल्यू कितनी दी गई है, लेस देन 2 लैम्डा। तो जैसे E प्लस डी की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे 2 लैम्डा लेस देन 2 लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर n मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिलेगी, n मैक्सिमम विल बी लेस देन 2। तो ये यहाँ पर जो हमें फिगर मिला है ऑर्डर का, मैक्सिमम ऑर्डर का, वो कितना मिला है, लेस देन 2। और लेस देन 2 का मतलब यह है 1.5। तो 5 तो हो नहीं सकता, इसमें एक हमेशा जो क्वांटिटी मिलेगी वो फिक्स ही क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ से कह सकते हैं ओनली फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा इज पॉसिबल व्हेन द विड्थ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट इज लेस देन ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो होप स्टूडेंट्स आपका इस कैप्सूल से, डिफ्रैक्शन से रिवीजन हो पाए। काफी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा था बट एक्चुअली टाइम की शॉर्टेज है और कल आप लोगों का एग्जाम भी है। तो होप आप लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आए। और जितनी भी क्वेरीज हैं अगर आपकी कोई, तो इसको लिखिएगा, कोशिश करूंगा कि मैं इसका टाइमली जवाब दे पाऊँ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।